गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो आप लोगों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगा। तो वो हम लोग अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में चल रहे हैं, जो 12th के आगामी जो आपका 12th का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, फाइनल एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, इसको ध्यान में रख करके ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। और इस क्वेश्चन सीरीज़ में, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आप बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के लिए मूव करेंगे। और सरफेस केमिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लोग आगे कर लेंगे। तो बुआरे, अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो यहाँ पर बुआरे हम लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और आप जनरली अगर क्वेश्चन पेपर को देखते होंगे तो आप गौर कीजिएगा हमेशा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पेपर में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स रहता है, तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा, इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्हेनियस समीकरण पढ़ना है, ठीक है, और अर्हेनियस समीकरण पर कुछ सवाल भी हम लोग कर लेंगे। तो वो चलिए हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका एग्जाम का तैयारी ठीक है में ये लेक्चर काफ़ी मदद करेगा। ये सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए बुआरे, वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए। तो चलिए बुआरे, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया ए और जल के रिएक्शन से बी बन रहा है। A + H2O B के लिए वेग ए है। इसकी अणुकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी और कोटि यानी कि ऑर्डर निकालना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बुआरे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पर वेग या दर क्या बोल रहा है? ए है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया का वेग या दर केवल ए पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक ए पर निर्भर कर रहा है। वैसे बुआरे, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह छद्म आणविक अभिक्रिया है, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहां पर चूंकि वाटर एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, वाटर लार्ज एक्सटेंट में रहता है, अधिक के मात्रा में रहता है, इसलिए इसके सांद्रण को नगण्य मान लिया जाता है। इसका सांद्रण नगण्य रहता है, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर केवल अभिक्रिया दर को ए निर्धारित करता है, यानी अभिक्रिया का दर केवल ए पर निर्भर करता है। तो वो हम लोग सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पर केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पर डिटेल चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए वो इस क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है A + H2O, और इससे क्या बन रहा है बुआरे? B। तो यहां पर अभिक्रिया की अणुकता और कोटि ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बुआरे, सबसे पहले ये बताइए कि इस रिएक्शन में A का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। मॉलिक्यूलरिटी यानी अणुकता क्या होता है, ठीक है। अणुकता क्या होता है? अणुकता होता है किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो यहां पर A का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। और जल का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? ये भी 1 कर रहा है। तो यहां पर इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? कुल 1 और 1 2। तो वो यहां पर अभिक्रिया की जो अणुकता होगी यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बुआरे? 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। ये पहला हिस्सा तो खत्म हो गया। अब दूसरा हिस्सा देखिए, कोटि के लिए, ठीक है। हम क्या जानते हैं? अभिक्रिया का दर या वेग समानुपाती होता है अभिकारक का सांद्रण A, ठीक है। इस पर पावर क्या हो जाएगा? 1। और ये H2O जो है ये कांस्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि वाटर अधिक के मात्रा में रहता है। ऐसे भी दिया हुआ है कि वेग क्या है? A है। तो बुआरे, अब आप देखिए इस पर H2O पर पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां
अब प्रोपोर्शन साइन अगर हटा देते हैं तो वहां एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ए के कंसंट्रेशन पर पावर 1 है और H2O पर पावर क्या है, 0 है, यानी कि ये क्या हो गया, यूनिटी हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली यहां पर अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सांद्रता पद पर जो घात होता है, वेग समीकरण में सांद्रता पद पर जो घात होता है, पावर होता है, वही तो अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहां पर बाबू रे, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा, 1। कोई दिक्कत? तो बाबू रे इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की अनुकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी तथा कोटि 1। क्लियर है? ऐसे ही आप समझिए ना कि इस अभिक्रिया में क्या दिया हुआ है, वेग इक्वल टू ए है। इसका मतलब अभिक्रिया के वेग को केवल अभिकारक ए प्रभावित कर रहा है। अनुकता में तो ठीक है, जितना अणु हिस्सा ले रहा है ए और जल का वो हम जोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की अनुकता होती है, तो ये 2 हो गया। लेकिन अभिक्रिया के दर को केवल अभिकारक ए निर्धारित कर रहा है, जल एक सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी बाबू रे, कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं? बाबू रे ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन जनरली 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो बुआरी अगर हम सक्रियण ऊर्जा की बात करें तो आप चलिए सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन को लिख देते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अभिकारक चलिए बुआरे डेफिनेशन को गौर से देखिए। अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा जिससे सामान्य ऊर्जा अवस्था वाले अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और इस सक्रियण ऊर्जा को यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को ई से निरूपित करते हैं। थोड़ा सा बुआरे यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम इस एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की प्रगति। और इस वाई एक्सिस पर ले रहे हैं ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली आप ऊर्जा लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो बुआरे इस देहली ऊर्जा को आप इस तरह से समझिए, फर्ज कीजिए कि ये एक एनर्जी बैरियर है। अगर किसी अभिकारक को मान लीजिए कि अभिकारक H2 और I2 है, और हम लोग क्या सोचते हैं कि अभिकारक H2 और I2 रिएक्शन करता है और ये प्रोडक्ट HI बना देता है, लेकिन नहीं बुआरे।
ये अभिकारक क्या करता है? फर्ज कीजिए कि ये आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट है। अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए, ठीक है, ये एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, और इस पीक पर जो एनर्जी है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि देहली ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसको हम ET से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो बुआरे, तो जब अभिकारक इस ऊर्जा अवरोध को, अभिकारक जब इस ऊर्जा अवरोध को पार करेगा तो ही वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। बात को समझिएगा। अगर अभिकारक इस ऊर्जा अवरोध को पार करेगा तो ही, ठीक है, वो क्या करेगा? उत्पाद बनाएगा। बात को आप गौर कीजिए। और इस, ठीक है, ग्राफ के इस पीक पर जो एनर्जी है वो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो बाबू, ये अभिकारक की अभी ऊर्जा कितनी है? ये फर्ज कीजिए अभिकारक की ऊर्जा, ठीक है, ये अभिकारक की, और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। लेकिन ये अभिकारक अभी इस स्थिति में नहीं है कि ये उत्पाद बना सके, ठीक है, इस स्थिति में नहीं है कि ये उत्पाद बना सके। तो इस अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो बुआरे, तो ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ? तो अभिकारक को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है ताकि अभिकारक की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, ठीक है, और वो उत्पाद बना सके। तो बुआरे, इस डेफिनेशन में कुछ यही कहा गया है कि अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा, जिससे समान ऊर्जा अवस्था वाले अभिकारकों की ऊर्जा क्या हो जाती है? देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, जो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। और सक्रिय ऊर्जा को बुआरे हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि अभिकारक है और अभी इस स्थिति में नहीं है कि ये उत्पाद बना सके। तो इस उत्पाद बनाने के लिए अभिकारक को जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है, ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा दी जाती है, वो ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। ठीक है बुआरे, तो ये पीक पर, ठीक है, इस पीक पर अभिकारक सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लेकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो खैर, अगर आपको एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर डिटेल से, ठीक है, आइडिया लेना है, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप है ना केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है, लेक्चर को ध्यान से देख लें। पीछे है ना ये सारा वीडियो, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, अर्हेनियस इक्वेशन, सारा, ठीक है, लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है। तो बुआरे, यहां पर फिलहाल आप समझिए और देखिए, ये एनर्जी जो होगा, ये एनर्जी प्रोडक्ट का होगा, ईपी। तो यहां से एक बात क्लियर है कि अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, ठीक है, और तो ही वो उत्पाद बना सकेगा। तो इस अभिकारक, ठीक है, को इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो एनर्जी बैरियर पार कर सके। तो ऐसी स्थिति में अभिकारक को कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है बुआरे? सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। तो आप इस तरह से समझिए कि ये पीक पर जो एनर्जी है वो क्या है? देहली ऊर्जा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि देहली ऊर्जा इक्वल टू अभिकारक का जो अपना सामान्य ऊर्जा है, अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। तो इसलिए सक्रिय ऊर्जा क्या होगा बुआरे? देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा। कोई दिक्कत? आपको एग्जाम में ये ग्राफ वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल हम समझाने के लिए बताए। आप सिंपली लिखिए कि अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा, जिससे सामान्य ऊर्जा अवस्था वाले अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, ठीक है, या उससे अधिक भी हो सकती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और इस सक्रिय ऊर्जा को ये से सूचित करते हैं, और ये सक्रिय ऊर्जा इक्वल टू देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा। तो चलिए बुआरे, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं।
काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोटि यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या दर नियतांक का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को हम लोग को, ठीक है, यहां पर समझना है, उसके एक्सप्रेशन को निकालना है। तो चलिए बुआरे सबसे पहले इसका डेफिनेशन कर लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का। तो बाबूरे सभी बच्चों को पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, वेग या दर समीकरण पर सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वो ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसका वेग या दर समीकरण क्या होता है, सांद्रता पद के प्रभाव से मुक्त होता है। यानी वो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर पर सांद्रता का, विकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि वो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर सांद्रता पद के प्रभाव से मुक्त होता है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बुआरे इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल कर चुके हैं। अमोनिया का प्लेटिनम के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होकर के HCl बनता है, ये भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अमोनिया डिकम्पोज करके प्लेटिनम के प्रेजेंस में N2 और H2 देता है, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं है बुआरे, हम लोग को यहाँ पर सिंपली व्यंजक निकाल देना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, समाकलित वेग समीकरण व्यंजक। एकदम सिंपल तरीका से बुआरे हम लोग व्यंजक कर लेते हैं। तो चलिए फर्ज कीजिए अभिकारक A है और ये उत्पाद है, अभिकारक A उत्पाद B में परिवर्तित हो रहा है, तो ये अभिकारक है और ये B क्या है बुआरे, उत्पाद है। मान लीजिए कि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, ठीक है, A मोल पर लीटर है और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि जब T आपका समय क्या है, 0 है, तो उत्पाद क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, उत्पाद भी 0 मोल है। यानी कि हमारा अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण A मोल पर लीटर है और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि टाइम 0 है, तो उत्पाद क्या है, नहीं बना है। अब फर्ज कीजिए थोड़ी देर के बाद, T समय के बाद, आफ्टर टाइम T, X मोल उत्पाद बन जाता है, अभिकारक A से X मोल B बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभिकारक की अब मात्रा कितनी रह जाएगी, A माइनस X मोल। कोई दिक्कत? और हम क्या जानते हैं, अभिक्रिया दर समानुपाती होता है अभिकारकों का सांद्रण। बुआरे यहां पर अभिक्रिया दर को हम लोग क्या लिखेंगे, dx/dt समानुपाती होगा अभिकारक का सांद्रण A माइनस एक्स। लेकिन चूंकि ये अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के दर पर सांद्रता पद का प्रभाव नहीं होगा, सांद्रता का प्रभाव नहीं होगा, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, इस अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करेगी। तो अभिकारक के सांद्रण पर हमने पावर क्या कर दिया बुआरे, 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dx/dt, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कांस्टेंट क्या है बुआरे, k, वेग नियतांक। यहां k को क्या कहेंगे, वेग नियतांक या दर नियतांक। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए बाबूरे, देखिए आगे, a माइनस एक्स टू दी पावर क्या है, 0 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो dx/dt इक्वल टू बुआरे हो जाएगा k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलित कर दीजिए। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बुआरी, ये dx और ये k कांस्टेंट बाहर कर दिए और ये dt। dx का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं x होता है और ये k dt का इंटीग्रेशन, dt का क्या हो जाएगा बुआरी, k तो कांस्टेंट है t और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डाल दिए।
ये समाकलन नियतांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो बुआरे यहां पर dx इक्वल टू k dt है। अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट किए तो फिर dx और ये कांस्टेंट k को बाहर निकाल दिए, dx का इंटीग्रेशन x हो गया और dt का t, तो ये kt हो गया और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें जोड़ दिए। ठीक है, तो x इक्वल टू kt प्लस c हो गया। तो ये इसको चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब बाबू आप गौर करो कि जब टाइम t 0 है तो x का वैल्यू कितना है, कितना प्रोडक्ट बना है 0 मोल। तो बाबू रे जब t इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू क्या है 0। इन मानों को कहां रख देंगे बुआरे, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बुआरे, 0 x की जगह रख दिए, k t की जगह 0 प्लस c, इसलिए c इक्वल टू क्या हो गया बुआरे 0, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इस c के वैल्यू को हम बाबूरे फिर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुनः c के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बुआरे, x इक्वल टू के टी प्लस सी, सी की जगह 0, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू के टी, इसलिए k इक्वल टू बुआरे x बाय टी। ये हमारा जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित, ठीक है, वेग समीकरण हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। हम यहां तक भी लिख सकते हैं, अगर इसको चाहें तो थोड़ा और हम आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन A को आप A0 मान लीजिए और A माइनस एक्स को A मान लीजिए, ठीक है ना, इसको मान लीजिए A इक्वल टू A0 और A माइनस एक्स को A, इसलिए A माइनस एक्स कीजिए तो क्या हो जाएगा A0 माइनस A, तो ये A और A कैंसिल हुआ रे, तो x क्या हो जाएगा A0, क्या हो जाएगा A0 माइनस A, A0 भी बोल सकते हैं आप A0 को। तो आप देख लीजिए बुआरे, A को हम A0 मान लिए और A माइनस एक्स को A मान लिए, तो बुआरे A में A माइनस एक्स को क्यों घटाए, ऐसा करने से हमको x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, A में अगर A माइनस एक्स को घटाए तो हमको x का वैल्यू मिल गया। अब इस x के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर क्या हो गया बुआरे, k इक्वल टू एक्स की जगह A0 माइनस A बाय टी। तो चलिए ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4, और यही आपका अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट समीकरण है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए क्वेश्चन को बाबू एक बार फिर आप गौर कर लीजिए कि शून्य कोटि के अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग नियतांक या दर नियतांक का व्यंजक प्राप्त करें। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है बाबू रे, परिभाषा बहुत आसान है कि भाई वैसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर पर सांद्रता पद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, सांद्रता पद के प्रभाव से मुक्त हो, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके व्यंजक को व्यंजक के लिए आप देख लीजिए, अभिकारक A है और ये उत्पाद B में परिवर्तित हो रहा है। जब टाइम 0 है तो उत्पाद नहीं बना है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण अभिकारक का A मोल पर लीटर है। थोड़ी देर के बाद t समय के बाद x मोल अगर उत्पाद बन जाता है तो अभिकारक की मात्रा A माइनस एक्स रह जाती है शेष। तो अब अभिक्रिया दर dx बाई dt समानुपाती A माइनस एक्स टू दी पावर 0 होगा। चूंकि अभिक्रिया दर पर सांद्रता पद का प्रभाव नहीं पड़ता है, सांद्रता के प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बाबू रे यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक कांस्टेंट k डाल दिए। k वेग नियतांक या दर नियतांक है, A माइनस एक्स टू दी पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो गया। तो dx बाई dt इक्वल टू k हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, dx इक्वल टू k dt हो गया। इंटीग्रेट कर दिए, dx का इंटीग्रेशन x और dt का इंटीग्रेशन t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिए। जब t 0 है तो x का वैल्यू क्या है, होगा 0। इस मान को समीकरण 1 में रख दिए तो c का वैल्यू हमारा 0 आ गया, और फिर इस c के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने से ठीक है x इक्वल टू के टी आ गया, तो k इक्वल टू एक्स बाई टी। तो आप चाहें तो केवल यहां तक भी 0 ऑर्डर रिएक्शन का समीकरण लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक ना, और थोड़ा अगर बढ़ाना चाहें तो इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a को A0 मान लीजिए
और a माइनस एक्स को a। अब a में a माइनस एक्स को अगर आप घटाते तो x का वैल्यू निकल जाता है a नॉट माइनस a, और इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए और फाइनल इक्वेशन आपका, ठीक है, k इक्वल टू a नॉट माइनस a बाई टी आ जाता है। तो ये हुआ रे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, वेग नियतांक या दर नियतांक का, ठीक है, व्यंजक हो गया। ठीक है बुआरे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए बुआरे, अभी हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन कर लिए, काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जीरो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन भी 2 या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में रहता है। क्वेश्चन है बुआरे, ध्यान से देखिएगा, शून्य कोटि यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त करें। बुआरे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बुआरे अगर हम बात करें अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ टाइम, तो बाबूरे आप ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए कोई अभिकारक A है और उत्पाद B में परिवर्तित हो रहा है। अभिकारक A अगर उत्पाद B में परिवर्तित हो रहा है और मान लीजिए अभिकारक का अगर सांद्रण A मोल पर लीटर है, तो एक समय आएगा कि अभिकारक का सांद्रण क्या हो जाएगा, A से A/2 हो जाएगा, क्योंकि ये A/2 क्या हो जाएगा, वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये समझ लीजिए कि अगर 100 मोल आपके पास अभिकारक है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो अभिकारक का सांद्रण धीरे धीरे घटेगा और उत्पाद का सांद्रण बढ़ेगा, और एक समय आएगा जब 100 मोल अभिकारक 50 मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अभिकारक का सांद्रण क्या बचेगा, 50 मोल ही बचेगा, और वो समय क्या होगा, अर्ध आयुकाल होगा। तो बाबूरे अगर आपसे अर्ध आयुकाल का परिभाषा पूछा जाए, आपको अर्ध आयुकाल का परिभाषा लिखना हो, तो क्या लिखिएगा कि वह समय जब अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रण का, प्रारंभिक मात्रा का आधी मात्रा में शेष बचे, अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है बुआरे, तो चलिए इसका व्यंजक कर लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यंजक। तो बुआरे अभी जस्ट हम लोग क्या देखें, हम जानते हैं कि अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या निकाले, ठीक है, A नॉट माइनस A/T। ये हम शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए एक्सप्रेशन में, ठीक है, K इक्वल टू क्या निकाले, K इक्वल टू A नॉट माइनस A/T। अब देखिए बुआरे यहां पर अर्ध आयुकाल के लिए, अर्ध आयुकाल के लिए T हो जाएगा बुआरे T हाफ, तथा A का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, A0/2 हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण का आधा। अब ये T है और A के वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बुआरे, K इक्वल टू A0 माइनस A की जगह क्या हो जाएगा, A0/2 डिवाइडेड बाई T हाफ। T की जगह हमने T हाफ रखा और A की जगह A0/2। तो बुआरे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू A0 में A0/2 माइनस K तो क्या रह गया, A0/2 T हाफ। इसलिए बुआरे हमारा T हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0/2K। तो ये बुआरे हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और यही है अर्ध आयुकाल का, शून्य कोटि के अर्ध आयुकाल का व्यंजक। ठीक है बुआरे, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।